हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पढ़ा था, उसमें बताया गया था बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये होता है, यह है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अगर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी, है ना। तो रीअरेंज करने के बाद इसको दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं, तो इधर वाला जो टर्म आएगा ये बताएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम, है ना। और ये वाला जो टर्म है एफ एक्सटर्नल डॉट डी टी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इसमें जो लेफ्ट साइड में जो टर्म है, जो ये वाला टर्म है, इस टर्म को कहा जाता है इम्पल्स, है ना। और ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो इक्वेशन है एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, इस इक्वेशन को कहा जाता है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, तो हम अगर ऐसा करें कि फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स और टाइम का ग्राफ हो, है ना, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, है ना। इसका एरिया हम लोग पता है कि एरिया जो है वो हम लोग इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया अंडर एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस टी कर्व, तो ये जो कर्व होगा इसका एरिया हम लोग इंटीग्रेशन से निकालेंगे और ये आएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी। तो ये एरिया आएगा, और ये एरिया जो है हम जैसा कि जानते हैं यहाँ से, ये एरिया इम्पल्स बताएगा। तो इस ग्राफ का एरिया इम्पल्स बताता है, या चूंकि इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक, उसी तरह से अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें ऐसे, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टी कर्व, ये जो स्लोप आएगा ये हो जाएगा dp बाई dt। और ये जो होगा, अगर यहाँ देखें सबसे पहला इक्वेशन, तो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है ना। तो इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा dp बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, ये बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, and that will be equal to net external applied force। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने पढ़ा था मोमेंटम कंजर्वेशन से कि मोमेंटम का जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाला, उसको फिर से एक बार लिखते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू
dp/dt, है ना। if f external is equal to 0, then p will be constant. That means if external force on a body is 0, then linear momentum of the body remains conserved, ठीक है। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग रोटेशन में भी अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कि रोटेशन में किस तरह से यही सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ट्रांसलेशनल मोशन में। तो वैसे ही रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि नेट एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क is equal to the rate of change of angular momentum, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। न्यूटन्स का सेकंड लॉ जैसा था ट्रांसलेशनल मोशन में, बिल्कुल वैसा ही रोटेशनल मोशन में वहाँ होता था एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ है एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, टॉ डॉट डी टी, तो ऐसा टर्म आएगा ये, और उधर आ जाएगा डी एल, है ना। तो ये है डी एल। तो इसको फिर से लिखेंगे एक्सटर्नल टॉर्क इंटू डी टी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो इसमें ये जो टर्म आया, ये वाला टर्म को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एंगुलर इम्पल्स, और ये जो है ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, ठीक। तो ये जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को हम लोग जो लिखेंगे टॉ एक्सटर्नल इंटू डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एल, तो इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। तो जैसा वहाँ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन होता था, यहाँ पर एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा किया जाए कि एक्सटर्नल टॉर्क और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, है ना। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया अंडर एक्सटर्नल टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ, ये जो ग्राफ होगा हम लोग इंटीग्रेशन से निकालेंगे टॉ एक्सटर्नल इंटू डी टी।
तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा एंगुलर इम्पल्स, या ये कह सकते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो इसका एरिया हमें बताएगा एंगुलर इम्पल्स या चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर हम ऐसा करें कि एंगुलर मोमेंटम और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ एंगुलर मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ, ये जो आएगा वो आएगा डिफरेंशिएशन से dl/dt, है ना। तो ये बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। और अगर इसको हम देखें, ये जो एक्सप्रेशन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल होता है। तो यहाँ भी ये जो स्लोप होगा यानी dl/dt, ये बताएगा नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द बॉडी। ठीक है। तो ये देखने से बिल्कुल जैसा हमने ट्रांसलेशनल मोशन में किया था वैसा ही कुछ यहाँ भी है। ठीक। अच्छा, अब जो ऊपर वाला जो इक्वेशन है, सबसे पहला इक्वेशन ये, इसको हम लोग फिर से एक बार इसको समझते हैं। तो उस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। ठीक है। तो इनको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो एक्सटर्नल टॉर्क को लिखेंगे tau x I कैप, tau y j कैप, tau z k कैप। लेफ्ट हैंड साइड तो इतना आएगा। अच्छा, राइट हैंड साइड जो है, जो L वेक्टर है, उसको हम लिख सकते हैं Lx I कैप, Ly j कैप और Lz k कैप बाई dt। तो इसको डिफरेंशिएट करने से आएगा dlx/dt I कैप, dly/dt j कैप प्लस dlz/dt k कैप। अब हम क्या करेंगे कि जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयर द कंपोनेंट्स, है ना। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कंपेयर करेंगे tau x, और इधर होगा dlx/dt, तो ये आएगा dlx/dt, है ना। उसी तरह से इधर का y डायरेक्शन में जो टॉर्क है वो है ty, और इधर जो y डायरेक्शन में है dly/dt, और इसी तरह से z डायरेक्शन में tau z इज इक्वल टू dlz/dt। तो इस तरह से अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें पता हो तो हर डायरेक्शन में टॉर्क का कंपोनेंट पता कर सकते हैं। tau x, tau y, tau z कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक। इफ tau x इज इक्वल टू 0, that means dlx/dt is equal to 0. It means Lx is constant। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर x एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा तो x एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली if torque about y axis is 0, that means dly/dt is equal to 0. It implies that angular momentum about y axis is
कंजर्व्ड। तो अगर y डायरेक्शन में टॉर्क 0 हुआ, ये टॉर्क 0 हुआ, तो y डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर z डायरेक्शन में टॉर्क 0 हुआ तो dLz/dt ये 0 होना चाहिए। यहां से इस फॉर्मूले से इसका मतलब हो गया Lz इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कहें, इफ एक्सटर्नल टॉर्क on a body about an axis is 0, then angular momentum of the body about that axis will be conserved, है ना। तो जिस एक्सिस के अबाउट, इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि जिस एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, एक्सटर्नल टॉर्क about an axis is 0, then angular momentum about that axis will be conserved। ये हमें ध्यान रखना है। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा, उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये जो लॉ है इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो ये है दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें एक ब्लॉक दिया गया है, क्यूबिकल शेप का ब्लॉक है। ये v वेलोसिटी से जा रहा है और आगे जाने के बाद एक स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन से टकराता है। ये छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन है ना। इस ऑब्स्ट्रक्शन से टकराता है तो टकराते ही उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है ना। तो क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विथ velocity v collides with small obstruction on smooth horizontal surface. We have to find the angular velocity of block immediately or just after the collision। हाँ, तो ये क्या होगा कि जब ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक जब इस ऑब्स्ट्रक्शन के पास पहुंचेगा,
है ना। जब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन के पास ये आएगा तो इस ऑब्स्ट्रक्शन के अबाउट ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। इसका सेंटर तो यहाँ पर है, ये ऐसे टॉपल करने की कोशिश करेगा। तो ये हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इसका कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर एक तो फोर्स लगेगा mg और एक लग रहा होगा नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल और mg इक्वल है, यानी नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, ठीक है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन जो है एक फोर्स लगाएगा इस पर। ऑब्स्ट्रक्शन जो भी फोर्स लगाएगा, है ना, उस फोर्स का टॉर्क ऑब्स्ट्रक्शन के अबाउट 0 होगा, है ना। फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन will produce zero torque about obstruction. So angular momentum will be conserved about obstruction। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है इस ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम लोग एक्सिस मान लेते हैं, यही अपना एक्सिस है जो ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वो जो भी फोर्स लगाएगा उस फोर्स का टॉर्क ऑब्स्ट्रक्शन के अबाउट 0 हो जाएगा, तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो उसके अबाउट हम लोग लिखेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल मीन्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे लिखेंगे कि जो ब्लॉक है ये ब्लॉक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हम लिखते हैं एम वी इंटू आर। तो एम वी इंटू इसका जो लाइन ऑफ मोशन है ना, ये अगर लाइन ऑफ मोशन देखें तो लाइन ऑफ मोशन का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, ये आएगा a/2 के इक्वल, है ना। इसका जो साइड लेंथ है ये साइड लेंथ है a, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा a/2, है ना। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एक्सिस का आउट mv इंटू a/2। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम फाइनली क्या करेगा कि जो ब्लॉक है इस ऑब्स्ट्रक्शन के अबाउट ये रोटेट करेगा ऐसे कुछ, है ना। तो रोटेट करेगा तो प्योर रोटेशन होगा। तो प्योर रोटेशन हम लोग कैसे लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा। तो आई हमें इसी एक्सिस के अबाउट लेना है, ठीक है। तो क्यूब का हम लोग जानते हैं कि क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर के अबाउट, ये जो सेंटर है इसके अबाउट होता है ma²/6, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे ऐसे, है ना। ये क्यूब का फिगर एक बार फिर से बना देते हैं हम लोग। ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर है और हमें इस पॉइंट सेंटर के अबाउट पता है कि ma²/6 होता है ना। तो ma²/6 ये हो जाएगा ICM प्लस md²। m अपने दो पैरेलल से एक यहाँ से पास करेगा एक ऑब्स्ट्रक्शन से पास करेगा, ये डिस्टेंस आएगा डायगोनल का हाफ यानी कि a/2। तो हम रखेंगे d का जो वैल्यू है a/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना। तो
ये आएगा फाइनली ma²/6 प्लस ma²/2 इंटू ओमेगा, है ना। तो इसको सोल्व करने से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ओमेगा का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 3v/4a। तो जस्ट कोलिजन के बाद जो ब्लॉक है वो इस ऑब्स्ट्रक्शन के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे रोटेट करेगा, है ना, जहाँ ओमेगा का वैल्यू होगा 3v/4a। ठीक, तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि इस एग्जांपल में हमें एक पुली दिया गया है। ये फिगर देखें तो एक पुली है जो कि रॉड से रिजिडली अटैच्ड है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है ना। अच्छा, और बिल्कुल इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक पार्टिकल जो है कुछ इस तरह से, ये m मास का पार्टिकल है लेकिन ये जा रहा है ऊपर की तरफ v0 वेलोसिटी से, है ना। तो ये जो पार्टिकल है ये इस पुली के सरकमफेरेंस पर टकराता है और टकराने के बाद स्टिक कर जाता है। तो पुली का अब जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन इज a particle of mass m collides with disc or pulley at its circumference and sticks to it. Find angular velocity of pulley after particle sticks to it। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पुली है, पुली का मास दिया गया है कैपिटल M, इसका रेडियस है कैपिटल R, और ये जो पार्टिकल है इसका मास है स्मॉल m और वेलोसिटी है v0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर पुली को और इस पार्टिकल को सिस्टम मान लिया जाए तो इनके बीच में जो कोलिजन के कारण से जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का नेट टॉर्क हो जाएगा 0, है ना। कंसीडरिंग पुली एंड particle as a system, net torque means we are talking about external torque, net torque on the system about axis of pulley is 0, है ना। अगर इसको पुली का जो एक्सिस है इसको अगर सेंटर एक्सिस मान लिया जाए तो हम देखेंगे कि एक फोर्स लगेगा यहाँ पर, पुली और पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। इधर पुली पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और पार्टिकल पर लगेगा नीचे की तरफ। दोनों F चूंकि एक्शन रिएक्शन होंगे तो इक्वल होंगे, है ना।
तो दोनों फोर्स का टॉर्क निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, तो टॉर्क कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर वाले का एफ इंटू आर आएगा एंटी क्लॉकवाइज और नीचे वाले एफ का आएगा एफ इंटू आर क्लॉकवाइज, कुल मिलाकर के 0 हो जाएगा, है ना। बाकी जो है एक्सिस के पास जो रॉड हिंज किया हुआ है वो रॉड एक फोर्स लगाएगा जिसका टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट 0 होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया जा सकता है। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, है ना। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो पुली का तो कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है ना, पुली तो चल ही नहीं रहा, तो पुली का एंगुलर मोमेंटम है 0 प्लस पार्टिकल का कितना होगा? पार्टिकल का अगर लाइन ऑफ मोशन देखें तो पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन हो गया ये लाइन ऑफ मोशन है ना। तो लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा r। तो चूंकि पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन में है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा m इंटू वी नॉट इंटू आर, ठीक है। तो पार्टिकल का हो गया एम वी नॉट आर और पुली का है 0, ठीक है। अच्छा, फाइनली जब पार्टिकल स्टिक कर जाएगा तो स्टिक करने के बाद क्या होगा? स्टिक करने के बाद देखेंगे कि ये जो पुली है एम मास का और ये जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल जो है स्मॉल एम मास का, ये दोनों के दोनों ऐसे किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्योर रोटेशन हो रहा होगा क्योंकि एक्सिस तो फिक्स्ड है, तो प्योर रोटेशन में हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं आई इंटू ओमेगा। आई लेंगे क्योंकि डिस्क और पुली और पार्टिकल दोनों ही सिस्टम है, तो दोनों का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा। तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कैपिटल mr² बाई 2 और पार्टिकल का हो जाएगा mr², है ना, इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो होगा 2m वी नॉट डिवाइडेड बाई m प्लस 2m इंटू कैपिटल R। तो ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी इस पुली का, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये प्रीवियस वाले जैसा ही है। इसमें भी एक पुली है जिसका कि मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, और ये जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले से एंगुलर वेलोसिटी किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट ले लेते हैं। अच्छा, अब ये जो एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में इस लाइन के लॉन्ग वी नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है ना। तो ये पार्टिकल भी जा करके डिस्क से स्टिक कर जाता है, पुली से स्टिक कर जाता है। तो फाइनली जो है पुली का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इन दिस केस इनिशियली पुली इज rotating with angular velocity omega naught in clockwise direction।
a particle shown in figure collides with pulley at its circumference and sticks to it. We have to find the angular velocity of pulley just after the collision. Just after the collision. तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी जैसा प्रीवियस केस था, हम देखेंगे कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस बार पुली के पास भी है और पार्टिकल के पास भी है. ठीक है. तो कई बार हम लोग क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम को निगेटिव लेते हैं, है ना. इस बार भी चाहें तो निगेटिव ले सकते हैं या चाहें तो पॉजिटिव ले सकते हैं. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग मानते हैं पॉजिटिव ले लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव, है ना. तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पुली है, पुली का एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो आएगा आई इंटू ओमेगा नॉट, प्लस में आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. ठीक है. क्योंकि ये प्योर रोटेशन कर रहा है इसलिए प्योर रोटेशन वाला हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज किया है. अच्छा, ये जो पार्टिकल है वो इसी पुली के एक्सिस के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ऐसे जो है रोटेट कर रहा होगा, इसलिए इसको लिखेंगे माइनस, और इसका चूंकि ट्रांसलेशनल मोशन है तो एम वी नॉट इंटू आर. ये एंगुलर मोमेंटम अभी इनिशियली है इन सिस्टम का. फाइनली जब स्टिक कर जाएंगे तो इसी एक्सिस के अबाउट ये प्योर रोटेशन करेंगे दोनों. तो प्योर रोटेशन में अब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का लेंगे कंबाइंड और एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा हो गया. ठीक. तो पहले जो है ये हमने सिर्फ पुली का लिख रखा है एंगुलर मोमेंटम. तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा इंटू ओमेगा नॉट माइनस एम वी नॉट इंटू आर. ठीक. अच्छा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये पार्टिकल प्लस पुली सिस्टम का है. तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे. पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 और पार्टिकल का आएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. ठीक है. तो यहां से हम जो ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा एम ओमेगा नॉट आर माइनस 2 एम वी नॉट डिवाइडेड बाई एम प्लस 2m इंटू आर. और ये ओमेगा अगर पॉजिटिव हो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. क्लॉकवाइज कह सकते हैं या इनवर्ड डायरेक्शन भी कहा जा सकता है. ठीक है. तो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे. इसमें जो है हमें एक डिस्क दिया गया है. डिस्क का जो एक्सिस है, ये एक्सिस जो सेंटर से पास कर रहा हो, ये एक्सिस जो है ये एक तरह से फिक्स्ड है. मतलब कह सकते हैं कि डिस्क जो है यहाँ पर हिंज किया हुआ है. इसके अबाउट ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर सकता है. ठीक है. और इस पुली के एज पर
इस पुली का जो एज है, यहाँ पर एक आदमी जो है ये खड़ा है ना। इस आदमी को हम लोग ऐसे देखते हैं, यहाँ पर ये आदमी खड़ा है। पहले पूरा सिस्टम जो स्टेशनरी है, अब आदमी क्या करता है कि आदमी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सरकमफेरेंस के लॉन्ग कुछ इस तरह से ये v0 वेलोसिटी से चलना शुरू करता है ना। तो जब आदमी चलना शुरू करेगा तो आदमी का जो पैर है और जो डिस्क है दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो आदमी जब एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगा सरकमफेरेंस के लॉन्ग, तो जो डिस्क है वो क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगा किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो डिस्क का जो एंगुलर वेलोसिटी आएगा उसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो डिस्क है इसका मास हमें दिया गया है कैपिटल M, इसका जो रेडियस है ये रेडियस है R, ये जो आदमी है इसका मास स्मॉल m है। ठीक, तो कह सकते हैं इफ मैन standing on circumference of disk start moving in anti-clockwise direction with constant speed v0, find the angular velocity acquired by disk, assuming that there is no slipping between man and disk, है ना। तो क्या होगा, अगर स्लीपिंग नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि मैन और डिस्क के बीच में फ्रिक्शन फोर्सेज लग रहे हैं, है ना। मैन पर फ्रिक्शन फोर्स कहीं ऐसे लग रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और डिस्क पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे, इसलिए इनका जो टॉर्क आएगा सिस्टम पर टॉर्क देखेंगे तो जीरो हो जाएगा। एक फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा F इंटू आर, और दूसरा फ्रिक्शन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा F इंटू आर। ठीक है ना, तो दोनों मिलकर के कैंसिल हो जाएगा अगर हम डिस्क और मैन को एक सिस्टम मान लें, है ना। तो ये कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क on disk plus man system is 0. So we can apply the angular momentum conservation of the system about axis of rotation. So by conservation of angular momentum ऑफ डिस्क प्लस मैन सिस्टम, तो लिखेंगे इसमें इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है वो जीरो है ना। इनिशियली मैन भी स्टेशनरी है और डिस्क भी स्टेशनरी है, लेकिन जैसे ही मैन घूमना शुरू करेगा तो डिस्क भी घूमना शुरू करेगा।
तो मैन का जो हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि मैन ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन में मान सकते हैं, तो मैन का लिखेंगे एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू वी नॉट बाई आर, आई इंटू ओमेगा। मैन का निगेटिव ले लेंगे क्योंकि मैन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो ये हो गया मैन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हम निकालेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू उसका एंगुलर वेलोसिटी जो क्या करेगा वो ओमेगा है ना। और ये क्लॉकवाइज घूमेगा, डिस्क क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमने पॉजिटिव लिया। ठीक है। इनिशियल 0 था तो फाइनल भी टोटल सम जो है वो 0 होना चाहिए, है ना। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मैन का एंगुलर मोमेंटम ये निगेटिव आया है। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ से हम सोल्व करें तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो है 2m इंटू वी नॉट बाई कैपिटल M इंटू आर। ये डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी आ गया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।